हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं संजय। आपका स्वागत है इस वीडियो सीरीज़ के पार्ट 12 में, जिसका टाइटल है डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस। ये CTET CDP सिलेबस में 12th टॉपिक है और सारे वीडियोस की तरह ये वीडियो भी हमारे चैनल में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन्स में मिल जाएंगे। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा है और इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हो सकते हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप इस पूरे वीडियो को पहले देख लीजिए एंड टू एंड, एक कहानी की तरह, और फिर बाद में नेक्स्ट जब आप रिवाइंड करके इसी वीडियो को दूसरी बार देखेंगे तब सारे टॉपिक्स जो है आपको बेहतर समझ में आ जाएंगे। और फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए और मैं उनको सेपरेटली कवर कर दूंगा। इस सेशन में पहले हम बात करेंगे कि असेसमेंट एंड एवेल्युएशन, इन दो टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस है। फिर हम देखेंगे अलग अलग टाइप्स ऑफ असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फिर देखेंगे कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन क्या है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या है, और फिर हम जानेंगे कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट के बारे में। और फिर हम इस सेशन के एंड में कुछ सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ओल्ड क्वेश्चन पेपर से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि असेसमेंट और एवेल्युएशन के बीच में क्या कनेक्शन है। असेसमेंट एक हॉलिस्टिक टर्म है, एक वेरी ब्रॉड टर्म है, जिसके अंदर एवेल्युएशन भी है। यानी कि असेसमेंट में ना सिर्फ मेजरमेंट है, बल्कि उस मेजरमेंट के बेसिस पे आप क्या करेक्टिव एक्शन ले रहे हो वो भी इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं और आप उन बच्चे को एवेल्युएट करते हो, तो इससे आपको पता चलता है कि बच्चों के लर्निंग में, उनके अंडरस्टैंडिंग में क्या गैप्स है, क्या खामियां हैं। और फिर आप कुछ एनालाइज करते हो कि ये गैप्स का रीज़न क्या है। क्या ये बच्चों में कुछ कमी है या फिर टीचिंग प्रोसेस में कुछ कमी है, आप एनालाइज करते हो और उस एनालिसिस के बेसिस पे आप कुछ एक्शन ले रहे हो। राइट? तो इसका मतलब है कि असेसमेंट में एवेल्युएशन यानी मेजरमेंट भी है, और उस मेजरमेंट के बेसिस पे जो एक्शन आप ले रहे हो वो भी असेसमेंट में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि असेसमेंट और एवेल्युएशन के बीच में की डिफरेंसेस क्या है। क्योंकि हम इतने सारे पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, आपको ये सारे पॉइंट्स मेमोराइज करने की या फिर रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सारे पॉइंट्स को एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो है वो कॉमन सेंस पे बेस्ड है, अगर इन सबको आप एक बार समझ लेते हैं तो इनके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन आता है आप इजीली आंसर कर सकते हो। राइट? तो अब हम देखते हैं कि असेसमेंट और एवेल्युएशन के बीच में क्या डिफरेंसेस है। असेसमेंट फॉर्मेटिव नेचर होता है, यानी कि असेसमेंट के थ्रू आप बच्चे के नॉलेज को फॉर्म करना चाहते हो, क्योंकि असेसमेंट जो है वो फॉर लर्निंग भी हो सकता है। राइट? लेकिन एवेल्युएशन जो है वो समेटिव होता है, यहाँ पे आप सिर्फ समराइज करना चाहते हो कि बच्चे ने क्या सीखा। राइट? तो असेसमेंट फॉर्मेटिव होता है और एवेल्युएशन समेटिव होता है। नेक्स्ट, असेसमेंट जो है वो डायग्नोस्टिक इन नेचर होता है, क्योंकि असेसमेंट से आपको पता चलता है कि बच्चे के क्या इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, इंप्रूवमेंट एरियाज है, टीचर के क्या इंप्रूवमेंट एरियाज है, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या इंप्रूवमेंट आप ला सकते हो। तो बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, फीडबैक मिलता है। लेकिन एवेल्युएशन जो है वो जजमेंटल होता है। यहाँ पे आप सिर्फ स्टूडेंट्स को एवेल्युएट कर रहे हो तो आपको एक स्कोर मिलता है। राइट? तो आप सिर्फ इससे ये पता कर सकते हो कि स्टूडेंट ने क्या सीखा, क्या ये पास है कि फेल है, बस। तो ये जजमेंटल होता है। नेक्स्ट, असेसमेंट जो है वो क्वालिटेटिव होता है, यानी कि यहाँ पे आप सिर्फ आउटकम नहीं देख रहे हो। राइट? यहाँ पे आप देख रहे हो कि बच्चे के लर्निंग का क्वालिटी क्या है। यहाँ पे एवेल्युएशन क्वांटिटेटिव होता है, क्योंकि आपको सिर्फ मार्क्स देखना है ना, फाइनल मार्क्स या फिर परसेंटेज देखना है, तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव हो गया। अब असेसमेंट प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखना है कि बच्चे ने क्या समझा है कॉन्सेप्ट्स को, क्या बच्चे के समझ में आया है क्या जो आप सिखा रहे हो कॉन्सेप्ट्स। जैसे कि अगर आप एक बच्चे को डिवीजन सिखा रहे हो तो एवेल्युएशन में आप आउटकम ओरिएंटेड होते हो, यानी कि क्या बच्चे ने करेक्ट आंसर तक पहुंचा है कि नहीं। राइट? तो आउटकम ओरिएंटेड। लेकिन असेसमेंट में आप प्रोसेस ओरिएंटेड होते हो, यानी कि आप फाइनल आंसर ठीक है, बच्चा कैलकुलेट कर पाता है नहीं कर पाता है वो अलग बात है, लेकिन क्या बच्चे के समझ में आया कि डिवीजन क्या होता है, क्या उसको बेसिक स्टेप्स या फिर बेसिक प्रिंसिपल जो है वो उसने इस्तेमाल किया है कि नहीं, वो आप देखना चाहते हो। तो यहाँ पे प्रोसेस फोकस होता है, यहाँ पे फाइनल आंसर यानी आउटकम फोकस होता है। नेक्स्ट, असेसमेंट जो है वो ऑनगोइंग है, यानी कि असेसमेंट
टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में इंटीग्रेटेड है, तो ये ऑन है। लेकिन एवेल्यूएशन पीरियोडिक होता है, जैसे कि वीकली टेस्ट हो गया, मंथली टेस्ट हो गया या फिर एनुअल एग्जाम हो गया, तो ये पीरियोडिक बेसिस पे होता है। नेक्स्ट, असेसमेंट फीडबैक प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, असेसमेंट से आपको फीडबैक मिलता है कि बच्चे में इंप्रूवमेंट एरियाज़ क्या है, टीचर में इंप्रूवमेंट एरियाज़ क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट एरियाज़ क्या है। लेकिन एवेल्यूएशन से आपको सिर्फ ये पता चलता है कि कौन कौन से चैप्टर्स कवर हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, और क्या बच्चे इन चैप्टर्स को सीख पाए हैं कि नहीं। क्योंकि अगर बच्चे उन चैप्टर्स में से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं तो बच्चा वो चैप्टर्स में फेल है। तो ये सिर्फ कंप्लीशन दिखाता है और शॉर्ट फॉल्स दिखाता है, ज़्यादा फीडबैक नहीं मिलता आपको एवेल्यूएशन से। नेक्स्ट, असेसमेंट टेस्ट हाउ लर्निंग इज़ गोइंग ऑन, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के से इंटीग्रेटेड है असेसमेंट। तो असेसमेंट हमें ये बताता है कि ये लर्निंग कैसे चल रहा है, और एवेल्यूएशन जो है सिर्फ हमें ये बताता है कि क्या सीखा है बच्चे ने। और असेसमेंट जो है वो डूरिंग द लर्निंग प्रोसेस होता है, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया, क्योंकि ये ऑन गोइंग है और पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, तो ये डूरिंग द लर्निंग प्रोसेस ही हो जाता है असेसमेंट। लेकिन एवेल्यूएशन जो है, जैसे कि वीकली टेस्ट हो गया, मंथली टेस्ट हो गया, एनुअल टेस्ट हो गया, तो ये एंड ऑफ ए पर्टिकुलर लर्निंग प्रोसेस, यानी एंड ऑफ ए पर्टिकुलर लर्निंग पीरियड हो सकता है। और फिर असेसमेंट जो है वो उसमें स्टूडेंट्स को एक दूसरे से सीखने का भी एक मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच में कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, राइट। अगर एक ग्रुप एक्टिविटी हो रहा है, आप ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू स्टूडेंट्स को असेस कर रहे हो कि वो किस तरह से कोऑपरेट कर पाते हैं, किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो बच्चों को भी वो एक इंटरेस्ट आता है कि वो मिलजुल के काम करें, तो बच्चे एक दूसरे से सीख पाते हैं, लर्न फ्रॉम ईच अदर। लेकिन एवेल्यूएशन जो है, जैसे कि फाइनल एग्ज़ाम, तो सारे बच्चे जो है वो रैंक के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, तो बच्चे एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, असेसमेंट एब्सोल्यूट होता है, यानी कि आप सिर्फ बच्चे को एज ए इंडिविजुअल देख रहे हो, बच्चे को किसी और से कंपेयर नहीं कर रहे हो। लेकिन एवेल्यूएशन में आप बच्चों को कंपेयर कर रहे हो, जैसे कि फाइनल जब रैंक लिस्ट रिलीज होता है तो आप उस क्लास में सारे बच्चों को रैंक कर रहे हो, एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हो। लेकिन असेसमेंट में सिर्फ एक इंडिविजुअल बच्चे को देख रहे हो कि ये बच्चा क्या सीखा है, किस तरह से सीख रहा है, तो ये एब्सोल्यूट है, ये कंपैरेटिव है। तो ये है की डिफरेंसेस बिटवीन असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन। क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हुए हैं, तो आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके सारे पॉइंट्स एक बार पढ़ लीजिए, और चाहिए तो इसको रिवाइंड करके एक और बार पूरा एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, ताकि अगर आपको ये समझ में आ जाता है ये सारे पॉइंट्स, तो आप असेसमेंट और एवेल्यूएशन के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको आप बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हो। असेसमेंट और एवेल्यूएशन को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। पहले कैसा होता था कि आपको पूरा साल अगर आपको क्लास में मस्ती करना है तो ठीक है, कुछ भी कर लो, राइट। होमवर्क करना है, नहीं करना है, आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट होता था कि आप फाइनल एग्जाम में किस तरह से आपका परफॉर्मेंस है, वो इम्पॉर्टेंट होता था, राइट। यानी कि जो एवेल्यूएशन है वो ओल्ड टेक्निक है। जैसे कि एवेल्यूएशन जो है वो वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, क्वार्टरली टेस्ट, मिड टर्म एग्जाम, फाइनल एग्जाम, इनके थ्रू हो जाता है, राइट। अब एक बच्चा अगर पूरा साल अगर वो मेहनत करता है, राइट, और उसको फाइनल एग्जाम में उसके ठीक से मार्क्स नहीं आते, तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो एवेल्यूएशन है वो सिर्फ फाइनल एग्जाम के मार्क्स के ऊपर होता था। आप पूरे साल कितना एफर्ट डाला उस बच्चे ने, क्या क्या किया, वो सारा जो है वो नज़रअंदाज हो जाता है। लेकिन असेसमेंट जो है ये नया टेक्निक है, क्योंकि इसमें आप ऑन ए ऑनगोइंग बेसिस बच्चों को असेस कर रहे हो। जैसे कि इन क्लास डिस्कशन हो गया, इससे आपको पता चलता है कि बच्चे कितने उस टॉपिक को समझ पाए हैं और किस तरह से वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से वो इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर पाते हैं। और स्टूडेंट्स को अगर आप बुलाते हो बोर्ड पे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप देख सकते हो कि कितना उन्होंने उस टॉपिक को समझा है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, राइट। अगर बच्चों को बोलते हो कि आप एक प्रेजेंटेशन बनाओ या फिर एक प्रोजेक्ट पे काम करो, राइट, तो आपको पता चलता है कि बच्चे किस तरह से एक दूसरे से कोऑपरेट कर पाते हैं और वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाते हैं, राइट। और पीयर असेसमेंट, यानी कि बच्चे अगर एक दूसरे को असेस करते हैं तो वो किस तरह से एक दूसरे को देखते हैं, तो वो भी आप पता कर सकते हो थ्रू पीयर असेसमेंट। और हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, क्या बच्चे को सिर्फ थियरी मालूम है या फिर वो प्रैक्टिकली वो चीज़ को कर सकता है, इससे आप गेज कर सकते हो थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स।
तो इस तरह से असेसमेंट जो है वो ऑन गोइंग बेसिस यानी ऑन ए डे टू डे बेसिस थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, लेकिन एवेल्युएशन जो है वो पीरियोडिक होता है एट द एंड ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड। जैसे कि एक हफ्ते के बाद में वीकली टेस्ट हो गया, या फिर एक महीने के एंड में मंथली टेस्ट हो गया, क्वार्टर के एंड में क्वार्टरली टेस्ट हो गया, हाफ ईयर में मिड टर्म एग्ज़ाम हो गया, और साल के अंत में फाइनल एग्ज़ाम हो गया। तो इस तरह से एवेल्युएशन जो है वो पीरियोडिक बेसिस पे होता है, असेसमेंट ऑन गोइंग बेसिस पे होता है। तो ये थे एग्जाम्पल्स ऑफ असेसमेंट एंड एवेल्युएशन। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट। अगर आप इस पेज पे दिए हुए सारे टाइप्स ऑफ असेसमेंट को देखते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एक्चुअली रीजंस फॉर असेसमेंट है, राइट। यानी कि जो पर्पस से आप असेसमेंट कर रहे हो उसके बेसिस पे आप टाइप ऑफ असेसमेंट डिसाइड कर रहे हो। जैसे कि असेसमेंट अगर आप बिगिनिंग पे करते हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब बिगिन कर रहे हो तब अगर आप असेसमेंट कर रहे हो तो वो डायग्नोस्टिक रीज़न के लिए हो सकता है। जैसे कि अगर आप ग्रेड 4 का मैथमेटिक्स सिखाना चाहते हो तो तब आप असेस करते हो कि क्या बच्चों ने ग्रेड 3 का मैथमेटिक्स ठीक से सीखा है कि नहीं, क्या इनके बेसिक्स उनको समझ में आया है कि नहीं। तो अगर बच्चों को ग्रेड 3 का मैथमेटिक्स ठीक से समझ में आया है तो आप ग्रेड 4 का मैथमेटिक्स शुरू कर सकते हो, नहीं तो आपको कुछ रिवीजन क्लासेस या फिर रिफ्रेशर क्लासेस आपको कंडक्ट करने पड़ेंगे। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है वो यूज़ किया जाता है ये समझने के लिए कि बच्चों ने ऑलरेडी क्या सीखा है, व्हाट दे ऑलरेडी नो, और बच्चों के अभी शुरू करने से पहले उनके स्ट्रेंथ्स क्या है, उनके वीकनेसेस क्या है, ताकि अगर कुछ प्री वर्क करना है वो क्लास शुरू करने से पहले तो वो आप कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। नेक्स्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर आप एक क्लास कंडक्ट कर रहे हो, राइट, और उस क्लास के दौरान आप एक ग्रुप डिस्कशन करवाते हो या फिर बच्चों को बुलाते हो कि बोर्ड पे कुछ एक्सप्लेन करे या फिर कुछ प्रोजेक्ट या फिर असाइनमेंट देते हो, तो आप ना केवल उसके थ्रू ये समझ सकते हो कि बच्चों ने क्या सीखा है इस क्लास में, बल्कि आप बच्चों को भी उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कर रहे हो। अगर सिर्फ आपको एक कोने में बैठ के लेक्चर झाड़ना है और बच्चों को सुनना है तो बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो इस फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू आप स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हो क्लासरूम में और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और ये असेसमेंट के थ्रू आप उनका नॉलेज को भी फॉर्म कर रहे हो, राइट। तो ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट होता है समेटिव असेसमेंट, राइट। जैसे कि मैंने बोला एवेल्युएशन भी असेसमेंट का एक पार्ट होता है। तो अगर आप एक वीकली टेस्ट कंडक्ट करते हो या फिर मंथली टेस्ट या फिर एनुअल टेस्ट, राइट, तो एट द एंड ऑफ ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड अगर आप टेस्ट करते हो तो आप इसके थ्रू समराइज कर सकते हो कि बच्चों ने क्या सीखा है इस टाइम पीरियड में। और क्योंकि अगर आप एनुअल एग्ज़ाम जैसा एक एग्ज़ाम देखते हो तो बच्चों को सिर्फ एक स्कोर मिलता है, रैंक मिलता है, पास या फेल मिलता है, राइट। तो उससे जो उनको फीडबैक मिलता है उसका वो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते क्योंकि साल तो बीत चुका है। लेकिन यहाँ पे टीचर को ज़रूर फीडबैक मिलता है, क्योंकि अगर बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनल एग्ज़ाम में तो वो अगले बैच में हो सके तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कुछ चेंज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो समेटिव स्टूडेंट्स के लिए उनका परफॉर्मेंस समराइज करना होता है, और समेटिव असेसमेंट से टीचर को ज़्यादा फीडबैक मिलता है। नेक्स्ट, नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट, यानी कि अगर आप स्टूडेंट्स को एक नॉर्म के अगेंस्ट या फिर एक दूसरे के अगेंस्ट कंपेयर कर रहे हो तो ये हो गया नॉर्म रेफरेंस्ड। जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम्स, राइट। एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है, आप सिर्फ टॉप 100 स्टूडेंट्स या फिर टॉप 200 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना चाहते हो कुछ कोर्स के लिए या फिर एक स्पेसिफिक क्लास के लिए या फिर कॉलेज के लिए। तो इस एंट्रेंस एग्जाम में क्या हो रहा है, आप बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, राइट। ये होता है नॉर्म रेफरेंस, ताकि कंपेयर करने के बाद आपको कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको सेलेक्ट करना है उस ग्रुप में से, राइट। तो ये हो गया नॉर्म रेफरेंस्ड। नेक्स्ट होता है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड का एक एग्जांपल हो सकता है सीटीईटी एग्ज़ाम, क्योंकि यहाँ पे आप एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया या फिर एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स से अगेंस्ट बच्चों को कंपेयर कर रहे हो। अब आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सिर्फ 5% बच्चे उस स्टैंडर्ड को मीट कर पा रहे हैं या फिर 10% कर पा रहे हैं या फिर 80% कर पा रहे हैं। अगर सारे 80% वो 60% पास मार्क टच कर लेते हैं तो सारे 80% पास हो गए, राइट। तो यहाँ पे क्राइटेरियन रेफरेंस, जैसे कि सीटीईटी में आप सारे बच्चों को एक क्राइटेरिया या कि एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के अगेंस्ट आप कंपेयर कर रहे हो, तो ये होता है क्राइटेरियन रेफरेंस। नेक्स्ट होता है इंटरिम, जैसे कि अगर आप एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद
राइट, आप एवेल्युएशन या फिर असेसमेंट करते हो ताकि आपको पता चले कि इंटरिम प्रोग्रेस क्या है। जैसे कि वीकली टेस्ट हो गया या फिर मंथली टेस्ट हो गया या फिर मिड टर्म हो गया, तो ये इंटरिम टेस्ट होते हैं, ये फाइनल टेस्ट नहीं है, राइट। तो इस तरह से आप अगर असेसमेंट इंटरिम में कर रहे हो, राइट, इंटरवल्स पे, तो आप एक प्रोग्रेस आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बच्चों ने क्या क्या सीखा है अब तक। 6 महीने में उनको 5 चैप्टर ख़त्म करने थे, तो क्या उन्होंने सारे 5 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं। तो ऐसे बेंचमार्क्स के अगेंस्ट उनको कंपेयर कर सकते हो थ्रू इंटरिम असेसमेंट। तो ये होते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ असेसमेंट। अगर आप देखते हैं तो ये सारे बहुत ही सिंपल टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस ऑफ द असेसमेंट, यानी ये असेसमेंट आप किस पर्पस से कर रहे हो उसके बेसिस पे ये टाइप्स को डिसाइड किया गया है। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके ये सारे एक्सप्लेनेशन जो है वो एक बार पढ़ लीजिए, और चाहिए तो ये वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके ये एक्सप्लेनेशंस को एक और बार सुन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे ऑन दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और इनके ऊपर आपको हर साल 1 या 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ ही जाते हैं। तो पहले असेसमेंट फॉर लर्निंग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये असेसमेंट जो है ये लर्निंग के लिए हो रहा है, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, और ये फॉर्मेटिव नेचर होता है क्योंकि इस असेसमेंट के थ्रू आप बच्चे के नॉलेज को फॉर्म करना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो। और असेसमेंट फॉर लर्निंग में टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि अगर आप एक लेसन कंडक्ट कर रहे हो क्लास में और उस लेसन के दौरान आप बच्चों से एक ग्रुप डिस्कशन करवाते हो या फिर बच्चों को बुलाते हो बोर्ड पे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और टीचर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और टीचर यहाँ पे असेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स को खुद भी पता चल रहा है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि जब वो कुछ बोर्ड पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके खुद को समझ में आ जाता है उनका क्या लर्निंग कितना हुआ है। तो दोनों को फीडबैक मिलता है इस असेसमेंट फॉर लर्निंग से। और जैसे कि अगर ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो बच्चे एक दूसरे से भी कुछ सीख पाते हैं, तो ये भी एक असेसमेंट फॉर लर्निंग है। और यहाँ पे जो फीडबैक मिलता है इससे ना केवल स्टूडेंट्स को पता चलता है कि उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है, बल्कि टीचर को भी पता चलता है कि अगर टीचिंग प्रोसेस में कुछ तब्दीलियाँ करनी है, मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो क्या करने हैं। अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स, तो टीचर अपना जो प्रोसेस है टीचिंग का वो चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसके थ्रू आप लर्निंग को बढ़ाना चाहते हो, सिर्फ आप यहाँ पे मेजर करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट होता है असेसमेंट एज लर्निंग। अब असेसमेंट एज लर्निंग में सिर्फ स्टूडेंट्स अपने आप को असेस कर रहे हैं या फिर वो एक दूसरे को असेस करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, पीयर असेसमेंट। यहाँ पे टीचर असेस नहीं कर रहे हैं कुछ। जैसे कि अगर आप एक टेक्स्ट बुक देखते हो तो टेक्स्ट बुक में आखिर में कुछ क्विज क्वेश्चंस होते हैं या फिर कुछ पजल्स होते हैं, तो यहाँ पे टीचर अगर नहीं देख रही है, असेस नहीं कर रही, तो भी बच्चे अगर वो पजल्स को सॉल्व करते हैं, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो उनके खुद को समझ में आ जाता है कि उन्होंने क्या सीखा है, क्या उनको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि नहीं, राइट। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो खुद अपने आप को असेस कर रहे हैं। और ये जो असेसमेंट एज लर्निंग है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंटीग्रेटेड है। जैसे मैंने बोला, एक चैप्टर के एंड में अगर कुछ क्विज है या फिर पजल्स है तो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंटीग्रेटेड है। और बच्चे भी इस असेसमेंट के थ्रू कुछ सीखते हैं, क्योंकि अगर मैंने पूरा लेसन पढ़ा हुआ है और लेसन के आखिर में अगर एक मैच द फॉलोइंग दिया गया है जिसके थ्रू मुझे टेस्ट करना मिल रहा है, असेस करना मिल रहा है कि क्या मैंने क्या सीखा है इस लेसन में, तो उस मैच द फॉलोइंग को जब सॉल्व कर लेता हूँ तो मुझे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मेरे सर में क्लियर हो जाते हैं। तो इसका मतलब है ये असेसमेंट के थ्रू भी मैं सीख रहा हूँ। तो ये हो गया असेसमेंट एज लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग और एज लर्निंग में जो मेन डिफरेंस ये है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग में टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। असेसमेंट एज लर्निंग में सिर्फ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर पीयर असेसमेंट हो रहा है, टीचर का यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं है। और फाइनली असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये बहुत ही सिंपल फंडा है क्योंकि ये एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी एवेल्यूएशन के बारे में बात किया हुआ है। अगर आप एंड ऑफ द सेशन में अगर आप समराइज करने की कोशिश कर रहे हो कि ये पूरे पीरियड में, ये पूरे वीक में या फिर मंथ में या फिर ईयर में बच्चों ने क्या सीखा है, तो वो होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और इसे करने के लिए हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट।
और स्टूडेंट्स को एक स्पेसिफिक ग्रेड या फिर मार्क्स मिलता है और स्टूडेंट्स को रैंक भी किया जा सकता है। और ये जो रैंक है, ग्रेड है या मार्क्स है, राइट, वो एक वाइडर कम्युनिटी के साथ भी शेयर किया जा सकता है। जैसे कि अगर उस स्टूडेंट्स को वो मार्क्स यूज़ करना है कहीं और एडमिशन के लिए तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो जो कंप्लीट होने के बाद, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, साल के आखिर में या फिर मंथ के एंड में, एक एंड ऑफ द पीरियड में जो असेसमेंट होता है वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो ये हो गए असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग एंड ऑफ लर्निंग। अगला कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन यानी CCE। तो ये CCE आखिर होता क्या है? कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसके थ्रू हम CCE को बेहतर समझ पाएंगे। अब राम और श्याम जो है वो दो फ्रेंड्स थे और दोनों ने पूरा साल मेहनत किया, लेकिन एग्ज़ाम से ठीक पहले श्याम को बुखार हो जाता है और इसके वजह से वो फाइनल एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाता और वो फेल हो जाता है। राम फाइनल एग्ज़ाम में बैठ जाता है और वो पास हो जाता है। तो क्या ये ठीक है? क्या ये सही है? क्योंकि दोनों ने पूरा साल मेहनत किया हुआ है, लेकिन सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम के वजह से, उसमें ना बैठने की वजह से श्याम फेल हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे कंटिन्यूस एवेल्यूएशन यूज़ करते हैं, अगर हम उन्हें पूरा साल एवेल्यूएट करते हैं, तो हम देख सकते थे कि दोनों इक्वली बेहतर स्टूडेंट्स हैं, दोनों को पास हो जाना चाहिए था, राइट। तो ये होता है एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस एवेल्यूएशन। नेक्स्ट, अगर हम सीता और गीता की बात करें तो सीता जो है वो ना केवल स्टडीज़ में पार्टिसिपेट करती है बल्कि वो स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्टेड है। लेकिन गीता जो है वो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देती है और जब फाइनल एग्ज़ाम होता है तो गीता को A+ मिलता है और सीता को कम मार्क्स मिलते हैं, फिर कम ग्रेड मिलता है। तो क्या ये सही है? क्योंकि अगर हम सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं तो गीता जैसे बच्चों को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर हम एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी कुछ वेटेज देते हैं तो हम देख सकते थे कि दोनों एक्चुअली इक्वली गुड हैं, दोनों को इक्वल ग्रेड मिलना चाहिए था शायद। तो अगर हम कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन का इस्तेमाल करते हैं, राइट, तो दोनों को इक्वल मार्क्स मिलते हैं। और अगर हम रमेश और सुरेश की बात करें तो रमेश जो है वो पूरा साल अपने पूरे सिलेबस पे ध्यान देता है, वो पूरे सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करता है। क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा वास्ट है तो वो पूरे सब्जेक्ट को थरोली नहीं कवर कर पाता, लेकिन वो पूरे सब्जेक्ट को समझ पाता है। अब जब फाइनल एग्ज़ाम आता है तो वो B ग्रेड पे और B स्कोर होता है उसका। अब सुरेश जो है वो पूरा साल पार्टी करता है और एग्ज़ाम से ठीक पहले कुछ गाइड बुक्स पढ़ लेता है या कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेता है, और क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो उसको एग्ज़ाम में A मिल जाता है। तो क्या ये सही है? अगर हम देखते हैं तो रमेश को एक्चुअली ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए थे क्योंकि उसने ज़्यादा एफर्ट डाला हुआ है, उसने पूरा सब्जेक्ट समझने की कोशिश किया हुआ है, राइट। लेकिन अगर हम सिर्फ आउटकम पे फोकस करते हैं तो सुरेश को जो है वो A मिलता है क्योंकि वो फाइनल एग्ज़ाम में उसको ज़्यादा मार्क्स मिल गए। तो अगर हम कंटिन्यूस और कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन का इस्तेमाल करते हैं तो दोनों को शायद इक्वल मार्क्स मिलते या फिर शायद रमेश को ज़्यादा मार्क्स मिलते। लेकिन अगर हम सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम यानी समेटिव एवेल्यूएशन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे सुरेश को A ग्रेड मिलता है और रमेश को B ग्रेड मिलता है। तो ये होते हैं कुछ एडवांटेजेस कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन का, जिसके थ्रू हम ना केवल बच्चों को पूरा साल एवेल्यूएट कर सकते हैं बल्कि उनको एकेडमिक्स के अलावा उनके एक्स्ट्रा करिकुलर्स और स्पोर्ट्स को भी हम एवेल्यूएट कर सकते हैं, उनको वेटेज दे सकते हैं। और हम सिर्फ आउटकम पे फोकस नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रोसेस पे फोकस कर रहे हैं और बच्चों के एफर्ट को रिवॉर्ड कर रहे हैं, ना केवल रिजल्ट को। तो जैसे हमने अभी एग्जांपल्स में देखा, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन का मतलब है कि एवेल्यूएशन एक कंटिन्यूस बेसिस पे हो रहा है। वो सिर्फ एक मंथली एग्ज़ाम या फिर एनुअल एग्ज़ाम में नहीं हो रहा है बल्कि हम बच्चों के परफॉर्मेंस को थ्रू आउट द ईयर हम एवेल्यूएट कर रहे हैं। और ये एवेल्यूएशन भी एक कॉम्प्रहेंसिव तरीके से हो रहा है, यानी कि हम सिर्फ एकेडमिक्स यानी करिकुलर्स को वेटेज नहीं दे रहे हैं बल्कि को स्कॉलस्टिक और एक्स्ट्रा करिकुलर्स को भी वेटेज दे रहे हैं। तो ये होता है कंटिन्यूस एवेल्यूएशन थ्रू आउट द ईयर, और कॉम्प्रहेंसिव यानी एकेडमिक्स के अलावा को स्कॉलस्टिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर्स को भी हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और अगर हम कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन की हिस्ट्री को देखें तो ये पहले सजेस्ट किया गया था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPE 1986 में,
और दोबारा इसे 2005 के NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में भी इसे सजेस्ट किया गया था, लेकिन ये ऑथराइज किया गया ओनली इन 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट के आर्टिकल 29(1) के तहत, और इसको पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया CBSE क्लास 9 के लिए 2009 एकेडमिक ईयर में, और उसके बाद नेशनल लेवल पे ये लॉन्च हुआ 1 अप्रैल 2010 से। और अभी हम NEP 2020 को देखते हैं तो इसमें ये कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन को और भी स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश किया गया है, और आगे भी जाके हम इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स को देख पाएंगे। तो ये कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन के एडवांटेजेस क्या है? वेल, इससे एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम हो जाता है, क्योंकि अगर बच्चों को सिर्फ एग्ज़ाम्स पे फोकस करना है, फाइनल एग्ज़ाम्स या फिर मिड टर्म्स, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है वो टेंस हो जाते हैं, उनको एग्ज़ाम फीवर हो जाता है, और वो एग्ज़ाम की वजह से वो बहुत सारा स्ट्रेस और एंग्जाइटी फील करते हैं। लेकिन अगर उनका असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर हो रहा है तो उन्हें मालूम है कि अगर एग्ज़ाम में मैंने उतना अच्छा भी नहीं किया तो भी चलता है, क्योंकि मेरा असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर हो रहा है। तो इसके वजह से कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन की वजह से ये एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो है वो बहुत कम हो जाता है। और क्योंकि स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम हो जाता है तो इसके वजह से ड्रॉप आउट रेट भी कम हो जाता है, क्योंकि अब लर्निंग जो है वो एक एन्जॉयबल एक्सपीरियंस हो जाता है, ना कि टेंशन भरा एक्सपीरियंस, राइट। और ये कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन में हम ज़्यादा फोकस दे रहे हैं ऑन लर्निंग रादर देन परफॉर्मेंस इन एग्ज़ाम। जैसे कि हमने उस एग्जाम्पल में देखा कि रमेश और सुरेश जो है वो दोनों फ्रेंड्स हैं, और रमेश पूरा साल वो मेहनत करता है, पूरे सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसको सिर्फ B मिलता है फाइनल एग्ज़ाम में, और जो सुरेश है वो पूरा साल वो पार्टी करता है और आखिर में कुछ गाइड बुक और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कर लेता है, तो अगर क्वेश्चन रिपीट हो गए तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम मेहनत पे दोनों को एवेल्यूएट करते हैं तो रमेश को ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन वो सिर्फ उसके लक के वजह से सुरेश को ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, उसको ज़्यादा ग्रेड मिल जाता है। और अगर हम कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन यूज़ करते हैं तो हम रमेश को ज़्यादा मार्क्स देते क्योंकि उसने पूरा साल मेहनत किया हुआ है, राइट, और सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस की वजह से उसका असेसमेंट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम लर्निंग पे फोकस कर सकते हैं, ना केवल परफॉर्मेंस इन एग्जाम्स थ्रू कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन। नेक्स्ट, ये CCE के थ्रू हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी फोकस कर सकते हैं, यानी कि हम ना केवल एकेडमिक परफॉर्मेंस पे बल्कि बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलर्स और को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ के ऊपर भी हम फोकस कर सकते हैं, उसको भी कुछ वेटेज दे सकते हैं, राइट। और क्योंकि ये CCE जो है वो स्ट्रेस को कम करता है, एंग्जाइटी को कम करता है, पूरा साल एवेल्यूएशन की वजह से उनका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी हम फोकस कर रहे हैं, तो एक लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है थ्रू CCE। और ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखाते हैं। जैसे कि अगर एक बच्चा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो टीम वर्क के बारे में सीख सकता है, कोऑपरेशन के बारे में सीख सकता है, नेगोशिएशन के बारे में सीख सकता है। तो ये सारे जो स्किल्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आगे जाके लाइफ में। तो इसका मतलब है हम CCE के थ्रू ना केवल एकेडमिक्स बल्कि को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम बच्चों के लाइफ स्किल्स को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये है कुछ एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन। अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया हुआ है अबाउट कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन, अगर हम इस इमेज या फिर इस ग्राफिक को देखते हैं तो ये वो पूरे डिस्कशन को समराइज कर देता है बहुत नीट तरीके से। जैसे कि CCE में कंटिन्यूस एस्पेक्ट भी होता है और कॉम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट भी होता है। कंटिन्यूस एस्पेक्ट को अगर हम देखें तो लर्निंग हो रहा है, और लर्निंग के साथ साथ इन पैरेलल असेसमेंट भी हो रहा है, यानी कि असेसमेंट इज इंटीग्रेटेड इनटू द लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है उसमें असेसमेंट एज लर्निंग हो सकता है और असेसमेंट फॉर लर्निंग भी हो सकता है। और असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम क्वालिटी ऑफ लर्निंग को असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बच्चों ने बेसिक्स ठीक से सीखा हुआ है, क्या उनको सब्जेक्ट ठीक से समझ में आया है, या फिर क्या उन्होंने पूरे कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है। तो इस तरह से हम क्वालिटी ऑफ लर्निंग को असेस करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में हम
क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं, यानी कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है एक स्पेसिफिक टेस्ट में, जैसे कि एक मंथली टेस्ट या फिर एनुअल टेस्ट, राइट। तो यहाँ पे क्वांटिटी पे फोकस हो रहा है। अगर हम कॉम्प्रहेंसिव साइड में देखें तो हम स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक यानी एक्स्ट्रा करिकुलर्स दोनों पे इक्वल इंपॉर्टेंस यहाँ पे दे रहे हैं। और स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स को असेस करने के लिए हम फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज़ कर सकते हैं या फिर समेटिव असेसमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। और को स्कॉलिस्टिक साइड में हम लाइफ स्किल्स, वर्क एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, तो ऐसे सारे एस्पेक्ट्स को भी हम इक्वल इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो है ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं एक बच्चे के ज़िंदगी में आगे जाकर। तो ये इमेज जो है ये एक ईजी एक तरीका है जिसके थ्रू हम ये कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन को ईजिली याद रख सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में और भी पढ़ना है तो आपको एनसीईआरटी का जो सीसीई गाइडलाइंस बुकलेट है वो रेफर करना चाहिए, जिसमें वो बात करता है कि ये सीसीई को रियल लाइफ क्लासरूम में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगला जो कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे वो है स्कूल बेस्ड असेसमेंट। तो ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है? वेल, एक टिपिकल फाइनल एग्ज़ाम को अगर हम देखें तो क्वेश्चन पेपर जो है वो कहीं बाहर सेट होके आता है, प्रिंट होके वो क्वेश्चन पेपर को सारे स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जो भी बच्चे उस टेस्ट को लेते हैं, कई बार वो आंसर बुकलेट्स या फिर जो आंसर शीट्स है वो भी एक्सटर्नली उनको एवेल्युएट किया जाता है थ्रू सम एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम असेसमेंट बाय एक्सटर्नल एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। तो इसका ऑपोजिट है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जहाँ पे पूरा असेसमेंट जो है वो स्कूल लेवल पे ही हो जाता है और इसमें कोई एक्सटर्नल एग्जाम्स, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स का कोई रोल नहीं है। यानी कि यहाँ पे बेसिक आइडिया ये है कि जो टीचर्स और स्कूल इन बच्चों को पूरा साल पढ़ाते हैं और पूरा साल इससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये टीचर्स और स्कूल जो है ये बच्चों को बेहतर तरीके से असेस कर पाते हैं और मोर हॉलिस्टिकली ये बच्चों को एवेल्युएट कर पाते हैं इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल एग्जाम्स और एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। तो असेसमेंट अगर स्कूल लेवल पे ही हो रहा है पूरा, तो उसे हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट बुलाते हैं। तो ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है वो फर्स्ट हांगकांग में प्रपोज किया गया था इन द ईयर 2000 और इंडिया में ये इंट्रोड्यूस हुआ इन द ईयर 2009 थ्रू द आरटीई या फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट। और इंडिया में अगर हम देखते हैं तो इस स्कूल बेस्ड असेसमेंट को सीसीई के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन के रूप में ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट को इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या है? ये बस सीसीई का एक और वेरिएशन है। तो अगर हम सीसीई की बात करें तो हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट की ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनईपी 2020 स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स के बारे में क्या बोलता है। एनईपी 2020 एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच और मल्टीपल सोर्स अप्रोच को रेकमेंड करता है। यानी कि जब बच्चे का असेसमेंट हो रहा है थ्रू स्कूल बेस्ड असेसमेंट, यानी कि स्कूल में जब उसका असेसमेंट हो रहा है, तो असेसमेंट पे सेल्फ असेसमेंट भी होना चाहिए, असेसमेंट बाय टीचर्स, असेसमेंट बाय पीयर्स और असेसमेंट बाय पेरेंट्स भी इंक्लूड होना चाहिए। और आप सिर्फ बच्चे के लर्निंग को मेजर नहीं कर रहे हो, उसके कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को भी मेजर कर रहे हो, आप उसके साइकोमोटर एबिलिटीज़ को भी आप असेस कर रहे हो और आप अफेक्टिव असेसमेंट का भी इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये अफेक्टिव असेसमेंट क्या है? अफेक्टिव असेसमेंट का मतलब है कि आप ये मेजर करने की कोशिश कर रहे हो कि ये लर्निंग और एजुकेशन जो है वो किस तरह से बच्चे के एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट और वैल्यूज़ को अफेक्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर लर्निंग और एजुकेशन बच्चे के एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट और वैल्यूज़ को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं तो ये एजुकेशन का ज़्यादा मतलब नहीं है। और एनईपी 2020 कुछ और भी डिटेल्स देता है, जैसे कि आप क्विज, रोल प्ले, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियोज जैसे मेथड्स का इस्तेमाल करोगे ताकि आप लर्निंग को ऑन ए ऑनगोइंग बेसिस उसके प्रोग्रेस को आप ट्रैक कर पाओ। और वो कुछ सॉफ्टवेयर की भी बात करता है कि एक सॉफ्टवेयर यूज़ करके बच्चे के डेवलपमेंट जो है उसे थ्रू आउट द स्कूल ईयर्स आप ट्रैक कर सको। यानी कि एनईपी 2020 एक 360 डिग्री और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को रेकमेंड करता है। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट के एडवांटेजेस क्या है। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन स्कूल बेस्ड असेसमेंट का एडवांटेज है। ये सारे पॉइंट्स जैसे मैंने बताया बहुत ही सिंपल है, तो इसमें आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है।
ये सारे पॉइंट्स आपको समझने हैं ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर पाओ। तो चलिए एक एक करके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है वो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में इंटीग्रेटेड होता है। वो एक सेपरेट असेसमेंट की तरह नहीं होता, जैसे कि साल के एंड में जो एनुअल टेस्ट होता है या फिर मंथली टेस्ट होता है, तो वो अगर सेपरेट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, क्योंकि उस एनुअल टेस्ट में कोई टीचिंग नहीं हो रहा है, कोई लर्निंग नहीं हो रहा है, बस आप असेसमेंट कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो। लेकिन स्कूल बेस्ड असेसमेंट में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू ही आप बच्चे को एवेल्युएट कर रहे हो, असेस कर रहे हो। देयरफॉर ये इंटीग्रेटेड होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। फिर स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है, और क्योंकि आप बच्चे के परफॉर्मेंस को, बच्चे के लर्निंग को एक्टिविटीज़ के थ्रू आप असेस कर रहे हो, एवेल्युएट कर रहे हो, तो ये एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी होता है। और यहाँ पे स्कूल बेस्ड असेसमेंट में आप मेमोराइजेशन पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, यानी कि बच्चों को ज़्यादा मेमोराइज नहीं करना है, राइट। अगर एनुअल एग्जाम में बच्चों को अच्छा परफॉर्मेंस देना है तो उनको बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज करने पड़ते हैं। लेकिन स्कूल बेस्ड असेसमेंट में आप क्योंकि असेसमेंट पूरा साल कर रहे हो और आप इस असेसमेंट के थ्रू भी उनका नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो यहाँ पे फोकस कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट पे है, उनके बेसिक्स को डेवलप करने पे है और सिर्फ मेमोराइजेशन पे नहीं। नेक्स्ट, यहाँ पे क्योंकि असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर होता है, राइट, और असेसमेंट में सेल्फ असेसमेंट भी होता है और पीयर असेसमेंट भी होता है, तो असेसमेंट ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। यानी कि अगर आप एनुअल टेस्ट में बच्चा जिस तरह से परफॉर्म करता है वो शायद उसका करेक्ट असेसमेंट नहीं है, क्योंकि बच्चे को अगर उस दिन बुखार आ गया है, उसको कुछ टेंशन है और वो जानता है लेकिन फिर भी वो टेंशन के कारण एग्ज़ाम में नहीं लिख पाता, तो ऐसे एनुअल टेस्ट में क्या होता है, असेसमेंट सिर्फ टीचर कर रहा है, सिर्फ वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो शायद मीनिंगफुल नहीं है। लेकिन स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्योंकि पूरा साल चलता है और इसमें सेल्फ असेसमेंट भी होता है, पीयर असेसमेंट भी होता है और टीचर असेसमेंट भी होता है, तो ये ज़्यादा मीनिंगफुल है। नेक्स्ट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो ये नॉन थ्रेटनिंग होता है, इसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता और बच्चे इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में और असेसमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट में असेसमेंट एज लर्निंग एंड फॉर लर्निंग पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग पे कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और क्योंकि स्कूल बेस्ड असेसमेंट में ज़्यादा टेंशन नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, तो इसमें बच्चों को ज़्यादा मज़ा आता है और बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनका जो फेथ है, जो कॉन्फिडेंस है टीचर पे, वो भी इंक्रीज़ होता है। और क्योंकि स्कूल बेस्ड असेसमेंट पूरा साल चलता है, तो इसका मतलब है कि टीचर्स पे भी थोड़ा लोड कम हो जाता है। तो ये है कुछ एडवांटेजेस ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट के बारे में। ये सारे जो टूल्स एंड टेक्निक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। तो जो टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे वो है अचीवमेंट टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, क्वेश्चनर, इंटरव्यू, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड और केस स्टडी। तो एक एक करके ये टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट में जो पहले टूल के बारे में हम बात करेंगे वो है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं? अचीवमेंट टेस्ट कोई भी ऐसा टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि बच्चों ने क्या अचीव किया है, उन्होंने क्या सीखा है। और ये अचीवमेंट टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के हो सकते हैं, एसे टाइप के हो सकते हैं, ओरल हो सकते हैं, रिटन क्वेश्चन एंड आंसर टाइप हो सकते हैं या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट हो सकते हैं। अब अचीवमेंट टेस्ट या तो पीरियड बेस्ड हो सकता है, टाइम बेस्ड, या फिर यूनिट बेस्ड यानी कि चैप्टर बेस्ड। अब टाइम बेस्ड अगर टेस्ट की बात करें तो एट द एंड ऑफ एवरी फ्राइडे अगर टीचर जो है वो अपने क्लास में एक टेस्ट देती है पता करने के लिए कि बच्चों ने इस हफ्ते में क्या सीखा है, तो वो एक टाइम बेस्ड टेस्ट हो गया। अगर टीचर बोलती है कि हर चैप्टर के एंड में टेस्ट दूंगी, राइट, तो वो एक यूनिट बेस्ड या फिर एक चैप्टर बेस्ड ऐसा टेस्ट हो गया। तो इस तरह से टेस्ट जो है वो रेगुलर हो सकते हैं, जैसे कि एवरी फ्राइडे, या फिर एड हॉक हो सकते हैं एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर और इन द मिडल ऑफ ए चैप्टर। तो ये टीचर मेड टेस्ट में मेन जो फीचर है वो ये है कि इस टेस्ट का स्टैंडर्ड, पैटर्न, स्कोप, सिलेबस, मार्क्स सब कुछ जो है वो टीचर डिसाइड कर रहे हैं। और इस टीचर मेड टेस्ट से
फीडबैक जो है वो टीचर को मिलता है कि वो किस तरह से सिखा रहे हैं, क्या उनके सिखाने के टेक्निक में कुछ चेंजेस चाहिए कि नहीं चाहिए, और स्टूडेंट्स को पता चलता है कि उनके अंडरस्टैंडिंग में क्या गैप्स है। तो इस तरह से जो अचीवमेंट टेस्ट टीचर कंडक्ट कर रहे हैं कंप्लीटली, जिसके बारे में टीचर्स सारे डिसीजंस ले रहे हैं, तो वो होते हैं टीचर मेड टेस्ट। और नेक्स्ट आते हैं यूनिट टेस्ट। अब यूनिट टेस्ट जो है वो ज़्यादा फॉर्मल होते हैं, जैसे कि एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस होते हैं, राइट। अगर एंड ऑफ एवरी चैप्टर एक टेस्ट दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ सम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, तो वो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो गया। और अगर एक स्कूल में मंथली टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, मिड टर्म्स कंडक्ट किया जाते हैं, एनुअल एग्जाम होता है, तो ये सारे जो है उनको हम यूनिट टेस्ट बुला सकते हैं, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक यूनिट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट होने के बाद कंडक्ट किया जाते हैं, राइट। और यहाँ पे ये यूनिट टेस्ट में फॉर्मेट ऑफ द टेस्ट, सिलेबस, टाइम, क्वेश्चन पेपर का मार्किंग कैसा होगा, नेगेटिव मार्किंग्स होंगे कि नहीं, तो ये सब कुछ जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड है। यहाँ पे टीचर्स इंडिविजुअली कुछ डिसाइड नहीं कर रहे हैं। उस स्कूल के सारे बच्चे जो है उस ग्रेड में, कोई भी सेक्शन में, राइट, सारे बच्चों को एक ही तरह का क्वेश्चन मिल रहा है, क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, तो ये होते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। और ये टीचर मेड टेस्ट और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट दोनों यूजफुल होते हैं टू असेस द कॉम्पिटेंसी इन ए स्पेसिफिक यूनिट, यानी कि बच्चों ने क्या सीखा है एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द चैप्टर से या फिर एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सिलेबस से, तो उसे असेस करने के लिए, उनके अचीवमेंट को असेस करने के लिए ये टीचर मेड टेस्ट और यूनिट टेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। अगला जो टेक्निक ऑफ असेसमेंट है जिसके बारे में बात करेंगे वो है ऑब्जर्वेशन। अब एक बच्चे के विकास में, डेवलपमेंट में, लर्निंग में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ क्वांटिफाइबल होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव होते हैं। अब क्वांटिफाइबल एस्पेक्ट्स को हम एक अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू मेजर कर सकते हैं, और वैसे एस्पेक्ट्स को दिखाने के लिए, कैप्चर करने के लिए मार्क्स कार्ड जैसे टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें पता करना है कि बच्चों का मैथ्स में कैसा परफॉर्मेंस है, तो एक टेस्ट दे के हम मेजर कर सकते हैं कि बच्चों का अंडरस्टैंडिंग क्या है, और उस टेस्ट के रिजल्ट्स को हम मार्क्स कार्ड में दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को मेजर करना है, जैसे कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, क्रिएटिविटी कैसा है, तो ऐसे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम पता कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जब एक टीचर पेरेंट से मिलती है ड्यूरिंग द पेरेंट टीचर मीट, सो टीचर जो है बहुत सारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में पेरेंट्स को बता सकती है, जैसे कि आपके बच्चे का स्पीकिंग एबिलिटी बहुत अच्छा है, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चे का हैंड राइटिंग जो है वो उतना ठीक नहीं है, तो हमें हैंड राइटिंग पे काम करना होगा। और बच्चे को सिंगिंग, डांसिंग, ड्रामा जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर्स एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन बच्चा जो है वो स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो इसके वजह से हमें बच्चे को 1 या 2 स्पोर्ट्स में कंपलसरीली डालना होगा, राइट। और बच्चे का क्रिएटिविटी बहुत अच्छा है, लेकिन जो एक्टिविटीज़ क्लासरूम में दिए जाते हैं तो बच्चा वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो इसके मतलब है कि पंक्चुअलिटी और इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ टाइम पे हमें काम करना होगा। और बच्चे का जो सोशल इंटरेक्शन है क्लासरूम में वो बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे सारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में समझने के लिए ऑब्जर्वेशन एक अच्छा टेक्निक होता है। तो ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक सिंपल प्रोसेस है जिसके थ्रू टीचर बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, ताकि वो सारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, वो सारे एरियाज जो कि पेन एंड पेंसिल पे टेस्ट से मेजर नहीं किए जा सकते, तो वो सारे एस्पेक्ट्स को समझने के लिए इस ऑब्जर्वेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चेकलिस्ट जो है वो एक बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही सिंपल टूल ऑफ असेसमेंट होता है। जैसे कि अगर हमें एक बच्चे के कंप्यूटर स्किल्स के बारे में असेस करना है, तो बच्चा जब कंप्यूटर लैब में कुछ काम कर रहा है तो हम एक सिंपल चेकलिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्या बच्चा ठीक से कंप्यूटर को टर्न ऑन कर पा रहा है, यस। क्या बच्चा ठीक से कंप्यूटर को उसके अकाउंट में लॉगिन कर पा रहा है, यस। क्या बच्चा जो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है जैसे कि MS पेंट, क्या वो खोल पाता है, यस। क्या उसमें एक सिंपल ड्राइंग बना पाता है, यस। लेकिन उसको फाइल सेव करने में दिक्कत हो रही है, तो उसको फाइल सेव करना जो है वो ठीक से नहीं आता, और काम हो जाने के बाद वो कंप्यूटर स्विच ऑफ नहीं कर रहा है, बस वैसे ही लैब से बाहर निकल गया, तो स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर, नो। और अगर वो कीबोर्ड और माउस को मिस हैंडल कर रहा है, रफली यूज़ कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हैंडलिंग इक्विपमेंट केयरफुली, नो। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि बच्चों के कंप्यूटर स्किल्स कहाँ कहाँ पे ऑलरेडी ठीक है, और कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो हमें उन्हें सिखाने पड़ेंगे। तो इस तरह से एक चेकलिस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं टू रिकॉर्ड
ए स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ और टास्क्स। और चेकलिस्ट में एक लिस्ट ऑफ आइटम्स होता है, बिहेवियर्स या फिर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हम टिक करके प्रेजेंट या फिर एब्सेंट हम मार्क कर सकते हैं। और इसके थ्रू हमें पता चलता है कि बच्चों का परफॉर्मेंस उस स्पेसिफिक टास्क और एक्टिविटी में कैसा है। और क्योंकि चेकलिस्ट बहुत ही सिंपल है, ये टीचर्स यूज़ कर सकते हैं, पीयर्स यूज़ कर सकते हैं, और चेकलिस्ट के थ्रू बच्चे खुद अपना ही असेसमेंट भी कर सकते हैं। अगला जो टूल ऑफ असेसमेंट है जिसके बारे में बात करेंगे वो है रेटिंग स्केल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक रेटिंग स्केल भी एक चेकलिस्ट के जैसा ही है, लेकिन एक चेकलिस्ट में सिर्फ यस और नो होते हैं या फिर प्रेजेंट और एब्सेंट होते हैं। लेकिन एक रेटिंग स्केल में हम कुछ रेटिंग दे सकते हैं, या तो वो नंबर्स हो सकते हैं या फिर ऐसे पैरामीटर्स जैसे पुअर, एवरेज, अबव एवरेज, एक्सेलेंट। तो ऐसे स्पेसिफिक टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं या फिर नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें एक बच्चे के बारे में बात करना है तो वो बच्चा स्कूल प्रोजेक्ट्स में किस तरह से पार्टिसिपेट कर पाता है, तो इन्हें चेकलिस्ट में यस और नो बोल सकते हैं। लेकिन इसमें जो है, अगर हम यस बोल रहे हैं तो हम उसके स्पेसिफिक लेवल को भी हम यहाँ पे रेट कर सकते हैं। जैसे कि बच्चा स्कूल प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका मतलब है उसका पार्टिसिपेशन लेवल हाई है, 5 तक हम मार्क कर सकते हैं। बच्चा अपने पीयर्स के साथ बहुत अच्छी तरह से वो घुल मिल जाता है, अच्छी तरह से मिंगल कर पाता है, तो उसको एक 4 रेटिंग दे सकते हैं। उसके लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो ज़्यादा ठीक नहीं है, वो लीड नहीं कर पाता, उसका कॉन्फिडेंस लेवल लीडरशिप को लेके बहुत ही कम है, तो उसको हम 2 रेटिंग दे सकते हैं। पार्टिसिपेशन इन ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, पार्टिसिपेट कर लेते हैं, लेकिन कोई एक्सेप्शनल पार्टिसिपेंट नहीं है, लेकिन ग्रुप डिस्कशंस में वो कुछ तो पार्टिसिपेट करता है, तो इसका मतलब है हम उसको 3 रेटिंग दे सकते हैं। पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, नहीं, बच्चे को स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको हम 1 या फिर 2 रेटिंग दे सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे पैरामीटर्स पे सिर्फ यस या नो बोलने के अलावा हम अगर एक रेटिंग यूज़ कर सकते हैं तो उसको हम रेटिंग स्केल बुलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चनर के बारे में। क्वेश्चनर के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने कुछ सर्वेस और क्वेश्चनर्स ऑलरेडी आंसर किए होंगे। एक क्वेश्चनर सिर्फ एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, और ये स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस है, ताकि इस असेसमेंट में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबको एक ही सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस, ताकि उन सब के रेस्पॉन्सेस को कोलेट किया जा सकते हैं, एनालाइज किया जा सकते हैं। और क्वेश्चनर में जब क्वेश्चंस हम डाल रहे हैं तो उसको आंसर्स ऑप्शंस जो है वो सिर्फ यस या नो हो सकते हैं, या फिर एक रेटिंग स्केल हो सकता है, या फिर उसमें मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं जिसमें एक लिमिटेड सेट ऑफ ऑप्शन से चूज़ करना है, या फिर ये ओपन हो सकते हैं ताकि जो भी आंसर देना है लोगों को वो टाइप करके आंसर को दे सके। तो इस तरह से एक क्वेश्चनर सिर्फ एक लिस्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस होता है। एक और बहुत ही यूज़फुल टूल और टेक्निक ऑफ असेसमेंट जो है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू सिर्फ एक फेस टू फेस इंटरैक्शन होता है विद द पर्सन हुम यू आर ट्राइंग टू असेस। यानी कि अगर आप एक व्यक्ति को असेस करना चाहते हो, आप एक लर्नर को या फिर एक बच्चे को असेस करना चाहते हो, तो उसके साथ अगर आप फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हो, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हो, तो ये हम इंटरव्यू बुला सकते हैं। अब इंटरव्यू का एक बेनिफिट होता है कि अनलाइक इन ए क्वेश्चनर, जहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ क्वेश्चंस हम सारे पार्टिसिपेंट्स को दे रहे हैं, तो इंटरव्यू में हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। और इंटरव्यूअर जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया को ज़्यादा प्रोब कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक बच्चा बोलता है मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्वेश्चनर में सिर्फ ये कैप्चर होता है कि बच्चे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इंटरव्यू के दौरान हम ज़्यादा उसमें प्रोब कर सकते हैं कि अगर उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है तो वो किस वजह से। और अगर हम क्वेश्चनर यूज़ कर रहे हैं तो वो सिर्फ लिटरेट लोगों को असेस करने में काम आता है, क्योंकि उनको क्वेश्चन पढ़ना होता है, समझना होता है, फिर आंसर लिखना होता है। लेकिन अगर हम बहुत ही छोटे बच्चों के साथ डील कर रहे हैं या फिर कुछ इलिटरेट लोगों के साथ डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरव्यू जो है वो ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि उनको कुछ लिखना पढ़ना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को सुन के समझ के आंसर करना है। तो इस तरह से इंटरव्यू भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल टेक्निक ऑफ असेसमेंट है। पोर्टफोलियो के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर साल एटलीस्ट एक तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में आस्किंग अबाउट पोर्टफोलियो, या फिर पोर्टफोलियो के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ तो क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पोर्टफोलियो के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है।
पोर्टफोलियो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये एक बुक हो सकता है, एक बड़े स्क्रैप बुक के जैसा, या फिर ये एक फोल्डर हो सकता है जिसमें एक बच्चे के पूरे साल में वो स्कूल में उसने क्या क्या किया है उसके सैम्पल्स को कैप्चर किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल में पोर्टफोलियो जो है वो एक बुक फॉर्मेट में है और हर एक पेज में एक डॉक्यूमेंट या फिर एक पेपर या फिर कुछ तो है जो कि उस बच्चे के एक्टिविटीज़ को कैप्चर कर रहा है। जैसे कि बच्चों के सारे मार्क्स कार्ड्स को इस कुछ पेपर्स में चिपकाए गए हैं और बच्चे जो स्कूल में फ़न एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको भी कुछ सैम्पल्स यहाँ पे कैप्चर किए गए हैं। बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में भी कुछ सैम्पल्स को कैप्चर किए गए हैं, ताकि कल कोई भी अगर इस पोर्टफोलियो को देखता है तो उसे पता चलता है कि बच्चा पूरे साल में क्लास में क्या कर रहा था। और हमें ये भी पता चलता है कि बच्चों के इंटरेस्ट कहाँ पे है, उसके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ कहाँ पे हैं, उसके वीक एरियाज़ कहाँ पे हैं। जैसे कि इस बच्चे के अगर मार्क्स कार्ड्स बहुत ही अच्छे हैं और वो एकेडमिकली बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसके मार्क्स कार्ड्स को देख के हमें पता चल जाता है। लेकिन जब हम उसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वाले पेजेस में जाते हैं तो देखते हैं कि उसके ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है। तो इसका मतलब है बच्चा सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है और उसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर सोशल इंटरेक्शन बहुत ही कम है। तो इस तरह से हम बच्चे को क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली असेस कर सकते हैं थ्रू ए पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो जो है वो एक अच्छा आइडिया देता है टीचर्स को, पेरेंट्स को, कि बच्चा पूरे साल में कैसा उसका परफॉर्मेंस रहा ऑन वेरियस पैरामीटर्स। प्रोजेक्ट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल और टेक्निक होते हैं ऑफ असेसमेंट, क्योंकि थ्रू प्रोजेक्ट वर्क हम ना केवल बच्चों के स्कॉलिस्टिक एबिलिटीज़ को असेस कर सकते हैं बल्कि उनके को स्कॉलिस्टिक या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। अब बच्चे प्रोजेक्ट्स को अगर इंडिविजुअली कंप्लीट कर रहे हैं तो हम उनके इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स और इंडिविजुअल क्वालिटीज़ और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को हम असेस कर सकते हैं। अगर एज ए टीम कुछ प्रोजेक्ट्स वो कर रहे हैं तो उनका टीम वर्क, उनके सोशल इंटरेक्शंस, उनका लीडरशिप एबिलिटीज़, तो ऐसे सारे एस्पेक्ट्स को भी हम असेस कर सकते हैं थ्रू प्रोजेक्ट्स। और अगर हम क्लास में कुछ थियरी सिखा रहे हैं और ये प्रोजेक्ट के थ्रू अगर उनको उस थियरी को इन ए रियल वर्ल्ड सिचुएशन अप्लाई करने का अगर मौका मिलता है तो हम इससे ये भी असेस कर सकते हैं कि बच्चों को वो थियरी कितना समझ में आया है और क्या वो इस थियरी को इन ए रियल लाइफ सिचुएशन किस तरह से वो यूज़ कर पाते हैं। तो इस तरह से हम द नॉलेज एंड स्किल्स लर्नड इन द क्लास उसे रियल लाइफ सिचुएशंस में वो कैसे यूज़ कर पाते हैं वो भी हम प्रोजेक्ट के थ्रू असेस कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रोजेक्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल और टेक्निक ऑफ असेसमेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के बारे में। अब अनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि अनेक्डोट क्या है। अनेक्डोट यानी एक शॉर्ट स्टोरी, जिसे हम हिंदी में किस्सा भी बुला सकते हैं। ये शॉर्ट स्टोरी होता है अबाउट ए रियल इंसिडेंट और ए पर्सन। इस सिनारियो में ये शॉर्ट स्टोरीज, ये अनेक्डोट जो है वो क्लास में जो बच्चे हैं उनके बारे में है और ये क्लास में या फिर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रहे हैं स्कूल में वो वहाँ पे जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनके बारे में अगर एक स्टोरी को कैप्चर किया जाता है, राइट, तो उसे हम अनेक्डोट बुलाते हैं। तो इस अनेक्डोट्स को अगर कहीं पे कैप्चर किया जाता है तो वो बुक या फिर वो फाइल जो है वो एक अनेक्डोटल रिकॉर्ड बन जाता है। एक एग्जाम्पल पे हमने ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन के बारे में बात किया था, जिसमें टीचर जो है वो क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे किस तरह से एकेडमिक्स में उनका परफॉर्मेंस किस तरह से है, वो किस तरह के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस तरह से उनका सोशल इंटरेक्शन हो रहा है इन द स्कूल। तो ऐसे टीचर जो है बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन। हमने पोर्टफोलियो के बारे में भी बात किया था, जिसमें बच्चों के एक्टिविटीज़ के बारे में एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम थ्रू आउट द ईयर। यानी कि बच्चे के मार्क्स कार्ड्स हो सकते हैं, बच्चे ने अगर कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है तो उसके फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, उसको अगर कुछ सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं तो सर्टिफिकेट्स भी उसमें इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं, और बच्चे ने कुछ प्रोजेक्ट किया है तो उस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी उस पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया जा सकता है। तो इस तरह से कुछ एविडेंसेस होते हैं बच्चे के एक्टिविटीज़ के बारे में थ्रू आउट द ईयर। अब अगर इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे टीचर जो है थोड़ा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखती है। ऑब्जर्वेशन में अगर टीचर देखती है कि बच्चे को बहुत इंटरेस्ट है इन ड्रामा, और वो देखती है कि बच्चे ने एक ड्रामा पार्ट में पार्टिसिपेट किया था इन जनवरी, राइट, और टीचर अगर उसके ऊपर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है कि किस तरह से बच्चे ने उस ड्रामा में पार्टिसिपेट किया, किस तरह से बच्चे ने वो ड्रामा में एक
बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो उस बच्चे ने प्ले किया, और किस तरह से बच्चे ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो पार्ट को प्ले किया, किस तरह से उसने बहुत ही लंबे लंबे डायलॉग्स को याद रखा। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है उस बच्चे के बारे में। अगर ऑब्जर्वेशन से सिर्फ ये कमेंट निकलता है कि चाइल्ड इज़ इंटरेस्टेड इन ड्रामा, राइट, लेकिन उसके बेसिस पे अगर टीचर एक अनेक्डोट लिखती है, एक शॉर्ट स्टोरी, कि किस तरह से उस बच्चे ने उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया और किस बेसिस पे उसने कहा कि बच्चे को ड्रामा पे बहुत इंटरेस्ट है, तो उसके पीछे एक छोटा सा कहानी लिखते हैं, तो वो एक अनेक्डोट होता है। और उस अनेक्डोट्स को पोर्टफोलियो जैसे एक बुक में अगर कलेक्ट किया जाते हैं थ्रू आउट द ईयर, तो वो एक अनेक्डोटल रिकॉर्ड बनता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के बारे में। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड एक ज़माने में बहुत पॉपुलर था, लेकिन आजकल ये उतना पॉपुलर नहीं है, उतने स्कूल्स में यूज़ नहीं किया जाता। तो ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता क्या है? वेल, अगर हम एक बच्चे के एनुअल मार्क्स कार्ड को देखते हैं, तो हम उस बच्चे के पूरे साल का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, जो क्वांटिफाई किया जा सकता है मार्क्स में या फिर रैंक में या फिर ग्रेड में, जो भी क्वांटिफाई किया जा सकता है, वो हम एनुअल मार्क्स कार्ड में देख सकते हैं। जैसे कि बच्चे के मार्क्स क्या थे अलग अलग एग्ज़ाम्स और टेस्ट में, बच्चे का अटेंडेंस कैसा था पूरा साल, अगर बच्चे को कुछ अचीवमेंट्स है, जैसे कि उसने कुछ एग्ज़ाम्स में उसको कुछ रैंक मिला, राइट, तो उसके अचीवमेंट्स क्या है थ्रू आउट द ईयर। तो इस तरह का जो क्वांटिफाइबल डेटा है वो हमें पूरे साल के लिए पता चलता है अगर हम एनुअल मार्क्स कार्ड देखते हैं। तो ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो है, अगर ऐसे एनुअल मार्क्स कार्ड को हम अक्यूमुलेट करते हैं, जोड़ते हैं, और एक ही डॉक्यूमेंट में अगर हम मल्टीपल ईयर्स का इन्फॉर्मेशन कैप्चर करते हैं, तो वो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बन जाता है। जैसे कि अगर बच्चे ने एक ही स्कूल में पढ़ा था फ्रॉम ग्रेड 1 टिल ग्रेड 5, तो अलग अलग मार्क्स कार्ड के बजाय अगर हम क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड को देखते हैं, तो उसमें हमें इसी तरह का इन्फॉर्मेशन मिल जाता था फॉर मल्टीपल ईयर्स, कि ग्रेड 1 के उसके मार्क्स क्या थे, उसका अटेंडेंस कैसा था, ग्रेड 2 में क्या हुआ, उसका मार्क्स कैसा था, उसका अटेंडेंस कैसा है। तो इस तरह से हम मल्टीपल ईयर्स को कंपेयर कर सकते हैं थ्रू ए क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे केस स्टडी के बारे में। अब ये केस स्टडी क्या है? केस स्टडी एक इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन या फिर स्टडी होता है अबाउट ए स्पेसिफिक चाइल्ड, यानी एक बच्चे के बारे में या फिर एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन के बारे में। और ये केस स्टडी जो है वो टीचर कंडक्ट कर सकते हैं या फिर अदर ऑफिशियल्स ऑफ द स्कूल, जैसे कि कोऑर्डिनेटर्स या फिर असिस्टेंट प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल। तो केस स्टडी के द्वारा हमें पता चलता है कि बच्चे का जो करंट बिहेवियर है, उसका करंट परफॉर्मेंस है, उसके पीछे क्या रीजंस है। जैसे कि अगर एक बच्चे का परफॉर्मेंस एक सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा है, राइट, तो एक केस स्टडी बनाया जा सकता है पता करने के लिए कि इस बच्चे के परफॉर्मेंस के पीछे क्या रीजंस है। जैसे कि क्या इस बच्चे के जो बैकग्राउंड है उसके वजह से उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, या फिर उसको कोई एडिशनल हेल्प मिल रहा है कहीं से, या फिर ये बच्चा जीनियस है इस वजह से वो मैथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम एक इन डेप्थ स्टडी करते हैं एक बच्चे के बारे में और उसके परफॉर्मेंस के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, तो वो केस स्टडी होता है। इसी तरह से अगर एक बच्चा है या फिर एक ग्रुप ऑफ बच्चे हैं जिनका जो परफॉर्मेंस है इन स्कूल वो ठीक नहीं है, तो उनके बारे में भी एक इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, विच इज़ कॉल्ड ए केस स्टडी। और इस इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चलता है कि बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, बच्चों का एनवायरनमेंट क्या है आउटसाइड द क्लासरूम, और बच्चों का फैमिली का करंट स्टेटस क्या है, और उस बच्चे के या फिर उन बच्चों के प्रीवियस एक्सपीरियंस किस तरह से था। तो इस तरह से हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि उनका करंट जो बिहेवियर है या फिर जो करंट परफॉर्मेंस है उसके पीछे क्या रीजंस है, और उस रीज़न से जो हमें सीखने को मिलता है, जो इस केस स्टडी से जो हमें सीखने को मिलता है, वो यूज़ किया जा सकता है टू इम्प्रूव द बिहेवियर और द परफॉर्मेंस ऑफ दोज चिल्ड्रन, या फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम दूसरे बच्चों के भी परफॉर्मेंस या फिर बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से केस स्टडी जो है वो एक इन डेप्थ स्टडी होता है अबाउट ए स्पेसिफिक चाइल्ड और ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट हम कुछ सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। ये क्वेश्चंस जो भी हमने इस वीडियो में टॉपिक्स कवर किए हैं उसके ऊपर बेस्ड है। इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है फॉर्मेटिव असेसमेंट कैन बी समेटिव ऑल्सो। अब कुछ तरह के असेसमेंट को हम फॉर्मेटिव बुलाते हैं, कुछ तरह के असेसमेंट को हम समेटिव बुलाते हैं, और ये दोनों सेम नहीं है, इनमें डिफरेंस है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कैन बी समेटिव ऑल्सो, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट,
समेटिव असेसमेंट इज नॉट एज कॉम्प्रहेंसिव एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये करेक्ट इसलिए क्योंकि समेटिव असेसमेंट, जैसे कि अगर एक बच्चे का एनुअल एग्जाम का मार्क्स कार्ड देखते हैं तो उससे हमें सिर्फ ये पता चलता है कि बच्चे का मार्क्स क्या है एक एक सब्जेक्ट में और उसका रैंक क्या है क्लास में, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि बच्चे के परफॉर्मेंस के पीछे क्या रीजंस है। उसने अगर अच्छा परफॉर्म किया है तो किस वजह से, अगर उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो किस वजह से। तो ये हमें समेटिव असेसमेंट से पता नहीं चलता। फॉर्मेटिव असेसमेंट से हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है, ज़्यादा इनडेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलता है अबाउट द चाइल्ड। तो समेटिव असेसमेंट इज नॉट एज कॉम्प्रहेंसिव एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, देर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये बोल रहा है कि फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये गलत स्टेटमेंट है। और ऑल ऑफ द अबव भी गलत है क्योंकि इसमें दो स्टेटमेंट तो गलत है और सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता। तो इस वजह से सिर्फ स्टेटमेंट 2 दैट इज समेटिव असेसमेंट इज नॉट एज कॉम्प्रहेंसिव एज फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है और इस क्वेश्चन का आंसर है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट यानी एसबीए इनमें से कौन से एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है? हमने डिस्कस किया है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है वो एट ए स्कूल लेवल होता है, यानी यहाँ पे असेसमेंट मेनली टीचर्स कर रहे हैं जो कि बच्चों को बेहतर जान पाए। और स्कूल बेस्ड असेसमेंट में सेल्फ असेसमेंट भी होता है, पीयर एवेल्युएशन भी होता है। तो इसका मतलब है स्कूल बेस्ड असेसमेंट ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव होता है, इसमें हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल एवेल्युएशन और एक्सटर्नल असेसमेंट। एक्सटर्नल असेसमेंट में जैसे कि एक फाइनल एग्जाम में एक स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन पेपर आता है तो हमें पता चलता है कि बच्चों का परफॉर्मेंस क्या है एक एक सब्जेक्ट में। लेकिन स्कूल बेस्ड असेसमेंट से हमें पता चलता है कि उस परफॉर्मेंस के पीछे क्या वजहें हैं, क्या रीजंस हैं। अगर बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो किस वजह से, अगर उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो किस वजह से। तो एसबीए जो है स्कूल बेस्ड असेसमेंट हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है बच्चों के बारे में। तो एसबीए की वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चों के अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो उस डेफिशिएंसीज के पीछे क्या रीजंस है, तो हम डायग्नोस कर सकते हैं कि वो डेफिशिएंसीज क्या है। और नेक्स्ट, टेकिंग अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स। अगर हम देखते हैं कि बच्चों के परफॉर्मेंस ठीक नहीं होने के पीछे कुछ रीजंस है तो उन रीजंस को हम एड्रेस कर सकते हैं थ्रू रेमेडियल मेजर्स और करेक्टिव एक्शन। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है एसबीए वो सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस नहीं कर रहा है बल्कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे वो इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो इसका मतलब है हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट से कंटिन्यूसली बच्चों के स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज को डेवलप कर सकते हैं 360 डिग्री। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव है। असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी जो दिए गए 4 ऑप्शंस हैं उनमें से एक ऑप्शन को असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा फैक्टर है। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा है और वो उसका मेन पर्पज़ ये है कि हम बच्चों के लर्निंग को, उनके अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर पाए। लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मेन पर्पज़ ये होता है कि हम बच्चों के लर्निंग को इवेल्युएट कर पाए एट ए एंड ऑफ द ईयर, जैसे कि एक समेटिव असेसमेंट। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग क्योंकि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा है और उसका मेन पर्पस बच्चों के लर्निंग को इम्प्रूव करना है, ना कि उसको मेजर करने का। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग बच्चों के नीड्स को ये इम्पोर्टेंस देता है। बच्चों के लर्निंग स्टाइल, जैसे कि एक क्लासरूम में अलग अलग बच्चे हैं तो एक एक बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल अलग होता है, तो उस लर्निंग स्टाइल को भी ये असेसमेंट फॉर लर्निंग कैप्चर करने की कोशिश करता है। और असेसमेंट फॉर लर्निंग हमें बच्चों के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो बच्चों के मिस्टेक्स को भी कैप्चर करता है लेकिन उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि इस मिस्टेक्स के द्वारा हमें असेसमेंट फॉर लर्निंग बच्चों के नीड्स के बारे में आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, बच्चों के लर्निंग स्टाइल्स के बारे में आइडेंटिफाई करने में मदद करता है और बच्चों के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को भी आइडेंटिफाई करने में मदद करता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इन 4 ऑप्शंस में से असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो मिस्टेक्स ऑफ द स्टूडेंट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। सो इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट मिस्टेक्स ऑफ द स्टूडेंट। टू मेक असेसमेंट यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस वन शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट, यानी एक असेसमेंट को
यूज़फुल और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब मेकिंग कंपैरिजंस बिटवीन डिफरेंट स्टूडेंट्स, अगर हम एक समेटिव असेसमेंट को देखते हैं, जैसे कि एक ईयर एंड एनुअल एग्ज़ाम का मार्क्स कार्ड, तो हमें पता चलता है कि बच्चों का मार्क्स उस एग्ज़ाम में क्या था, और हम बच्चों को कंपेयर भी कर सकते हैं पर थ्रू द रैंक लिस्ट। बट इससे ये असेसमेंट प्रोसेस जो है वो ज़्यादा यूज़फुल भी नहीं है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं होता, क्योंकि हमें सिर्फ बच्चों के मार्क्स के बारे में मालूम है और हमें मालूम नहीं है कि इस परफॉर्मेंस के पीछे क्या वजह है, क्या रीजंस है। तो ये यूज़फुल भी नहीं है, इंटरेस्टिंग भी नहीं है, तो ये बेस्ट आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, लेबलिंग स्टूडेंट्स एज इंटेलिजेंट और एवरेज लर्नर्स, अगर हम बच्चों को लेबल करते हैं कि ये बच्चे इंटेलिजेंट है और ये बच्चे बहुत ही एवरेज है, तो कुछ बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हम बूस्ट कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, और कुछ बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल को हम नीचे ला रहे हैं। तो ऐसा लेबल करना जो है वो रिकमेंडेड नहीं है, तो ये यूज़फुल भी नहीं है, इंटरेस्टिंग भी नहीं है, तो इसे भी हम निकाल देंगे। नेक्स्ट, यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज टू गिव फीडबैक, अगर फीडबैक देने के लिए हम बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज या फिर बहुत सारा जार्गन यूज़ करते हैं तो बच्चों को भी समझ में नहीं आएगा, बच्चों के पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आएगा। तो फीडबैक हमेशा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। तो यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज टू गिव फीडबैक, ये यूज़फुल नहीं है, इंटरेस्टिंग भी नहीं है। नेक्स्ट, यूजिंग ए वैरायटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स अक्रॉस स्कॉलिस्टिक एंड कोस्ट स्कॉलिस्टिक बाउंड्रीज, यानी अगर हम अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं बच्चों के स्कॉलिस्टिक यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस और को करिकुलर या फिर को स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, तो हमें ना केवल बच्चों के एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। तो अगर हमें असेसमेंट को यूज़फुल और इंटरेस्टिंग बनाना है सारे पार्टीज़ के लिए, तो ऑप्शन 3 जो है, using a variety of ways to collect information about the students' learning across scholastic and co-scholastic boundaries, ये बेस्ट ऑप्शन है। Continuous and comprehensive evaluation emphasizes on which of the following, यानी continuous and comprehensive evaluation जो है वो इनमें से कौन से एस्पेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, किसको ज़्यादा एम्फोसिस देता है। अब रिडंडेंसी ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, नहीं, ये गलत है, क्योंकि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूशन का मतलब ये नहीं कि हम बोर्ड एग्ज़ाम को निकाल देंगे, बोर्ड एग्ज़ाम को कम्प्लीटली रिडंडेंट बना देंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन फिर भी रिक्वायर्ड है, उसके कुछ पर्पस है, उसके पीछे कुछ रीजंस है, तो वो इसको बोर्ड एग्ज़ाम को रिडंडेंट नहीं बनाता, तो ये गलत है। नेक्स्ट, कंटिन्यूस टेस्टिंग ऑन ए कॉम्प्रहेंसिव स्केल टू इंश्योर लर्निंग, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये करेक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम कंटिन्यूस टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, हम एक कॉम्प्रहेंसिव स्केल यानी सिर्फ एकेडमिक्स नहीं बल्कि हम को करिकुलर्स और एक्स्ट्रा करिकुलर्स को भी मेजर करने की बात कर रहे हैं, और इसका मेन पर्पस जो एवेल्यूशन का वो है टू इंश्योर लर्निंग, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि इस कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूशन के थ्रू हमें पता चलता है कि किस तरह से लर्निंग को ऑब्जर्व किया जा सकता है, किस तरह से बच्चों के परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जा सकता है, और किस तरह से बच्चों के परफॉर्मेंस को या फिर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, फाइन ट्यूनिंग ऑफ द टेस्ट विद द टीचिंग, ये भी करेक्ट है, क्योंकि इस कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूशन से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है तो उसके थ्रू हम जो टेस्ट दे रहे हैं बच्चों को उसको हम फाइन ट्यून कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अभी 3 करेक्ट स्टेटमेंट है, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन 3 स्टेटमेंट्स में से कौन सा ज़्यादा सही है, कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, और कौन सा ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव है। अब ऑप्शन 2 कंटिन्यूस टेस्टिंग की बात कर रहा है, वो कॉम्प्रहेंसिव स्केल की भी बात कर रहा है, और ये भी बोल रहा है कि ये कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव जो एवेल्यूशन हो रहा है उसका मेन रीज़न जो है टू इंश्योर लर्निंग है, यानी जो 3 दिए गए ऑप्शन जो करेक्ट है उसमें से ऑप्शन 2 बेस्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अगर आपके कुछ फीडबैक या फिर क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्रिप्शन भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं फिर से मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द इस सीरीज़ के अगले वीडियो में, जिसमें हम CDP सिलेबस के एक और टॉपिक को कवर करेंगे। सो टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ।